दोस्तों इस मॉड्यूल में हम लेवल्स ऑफ फेलियर्स और उनके जो लेवल्स ऑफ कॉजेस होते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस में जो बात होती है वो होती है कि हम फेलियर के मोड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके होने वाले इफेक्ट को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। यानी कि फेलियर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर फेलियर हो रहा है तो फेलियर में कॉजेस भी होंगे, है ना। तो फेलियर जो होते हैं ये कितने लेवल में हो सकते हैं, इसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हमारे जो एनालिसिस होते हैं और हमारे जो एक्शंस होते हैं बहुत ही सुपरफिशियल लेवल में होते हैं और एक्शंस का इफेक्टिवनेस नहीं आता है। तो दोस्तों जो फेलियर्स होते हैं और जो कॉजेस होते हैं इसमें 3 लेवल के होते हैं। पहला जो लेवल है वो है सिस्टम लेवल का, दूसरा जो लेवल है वो है सब सिस्टम लेवल का, और थर्ड जो है वो कंपोनेंट लेवल का। दोस्तों टिपिकली हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं सॉफ्ट फ्लोर में वो कंपोनेंट लेवल को ऑब्जर्व करते हैं, और हमारी जो एनालिसिस और एक्शंस होती है वो कंपोनेंट लेवल में होती है। तो कंपोनेंट लेवल का कहने का मतलब दोस्तों कि हमारे जो डिफेक्ट होते हैं हम टिपिकली पार्ट में डिफेक्ट को देखते हैं। फॉर एग्जांपल बर आ गया, या उसमें स्पॉट वेल्डिंग में मे बी फ्यूजन का प्रॉब्लम आ गया है, मे बी स्पैटर आ गया है, या अगर आप कोई मशीनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं ड्रिल होल जो है अंडर साइज हो गया, ओवर साइज हो गया, ऑब्लोंग हो गया है, वगैरह वगैरह। ये सारे क्या है कंपोनेंट लेवल के फेलियर मोड्स हैं, और कंपोनेंट लेवल के फेलियर मोड्स के कॉजेस भी होंगे, कंपोनेंट लेवल के ही होंगे। लेकिन ये कंपोनेंट लेवल से कॉजेस को आइडेंटिफाई करके एक्शन लेने का कोई खास फायदा होता नहीं है। हमको उससे रिलेवेंट सब सिस्टम लेवल में जाना पड़ेगा, और अल्टीमेटली हमको सिस्टम लेवल में भी जाने की जरूरत पड़ती है। यानी कि हमको अल्टीमेटली सिस्टम लेवल में जाके हमको उससे रिलेवेंट कॉजेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सिस्टम लेवल में क्या फेलियर मोड हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, और उसके क्या कॉजेस होते हैं। क्योंकि सिस्टम्स के फेलियर के वजह से ही सब सिस्टम लेवल में फेलियर होता है, और सब सिस्टम लेवल में फेलियर होने से अल्टीमेटली जो फाइनल लेवल में जो फेलियर हमको नजर आता है वो कंपोनेंट लेवल में। तो दोस्तों इन तीनों को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों जो एग्जांपल ले रहे हैं हम स्पॉट वेल्डिंग का ले रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में स्पॉट वेल्डिंग जो है काफी कॉमन प्रोसेस है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो एग्जांपल ले रहे हैं स्पॉट वेल्डिंग में काफी सारे जगहों में इस तरह के वेल्डिंग गन का इस्तेमाल किया जाता है, और टिपिकली हमें जो फेलियर मिलती है स्पॉट वेल्डिंग में, जो कंपोनेंट लेवल में हमको फेलियर नजर आता है, उसमें से कुछ फेलियर है जैसे कि ओवर हीटिंग का एक फेलियर होता है, लॉस ऑफ पोजीशन, या प्री मैच्योर सिल फेलियर। यानी कि दोस्तों प्री मैच्योर सिल फेलियर का मतलब हो गया कि अगर स्पॉट वेल्डिंग कर रहे हैं तो स्पॉट वेल्डिंग में जो नगट बनता है ना, उसकी स्ट्रेंथ बनी हुई रहनी चाहिए, वो फेल्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उसका जो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है तो स्ट्रेंथ अगर सही नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो उखड़ जाएगा जल्दी। वेल्डिंग स्ट्रेंथ कम रहने से क्या होगा, पार्ट फेल हो सकता है, और रास्ते में कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है, गाड़ियों में फेलियर आ सकता है, आदमी की जान भी जा सकती है ना। तो प्री मैच्योर सील फेलियर भी एक टिपिकल डिफेक्ट होता है। लॉस ऑफ पोजीशन, स्पॉट वेल्डिंग का जो पोजीशन होता है जहां पर करना चाहिए वहां पर ना हो के अलग जगह में हो गया, या ओवर हीटिंग जो कि कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये तीनों जो प्रॉब्लम तो एक कंपोनेंट लेवल के प्रॉब्लम है जो कि हमको नजर आते हैं, और हम एक्शन क्या लेते हैं, हम इसको सब सिस्टम और सिस्टम लेवल में एनालिसिस किए बिना हम बहुत ही कर्सरी लेवल में, हम लोग सुपरफिशियल लेवल में एक्शन लेते हैं। तो दोस्तों कंपाउंड लेवल में जो तीनों डिफेक्ट निकल के आ रही है, जो फेलियर निकल के आ रही है, हो सकता है कि सर्वो मोटर के वजह से आ रही हो, और इसके लिए सब सिस्टम लेवल में क्या फेलियर हो सकता है कि सर्वो मोटर का जो प्रॉब्लम है सब सिस्टम लेवल में बेसिकली वेल्ड गन का प्रॉब्लम है। यानी कि वेल्ड गन के प्रॉब्लम के वजह से ये 3 डिफेक्ट निकल के आ रही है। तो वेल्ड गन क्या हो गया, सब सिस्टम लेवल में हो गया। अब सब सिस्टम लेवल में क्या फेलियर हो सकता है, क्रैक्ड जॉ, यानी कि जॉ है अगर इसमें क्रैक की प्रॉब्लम आई तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। और क्या हो सकता है, फेल्ड सर्वो मोटर, सर्वो मोटर में अगर प्रॉब्लम हो गया जो कि हमने यहाँ पर देखा था, तो भी हमारा प्रॉब्लम हो सकता है जो कि सर्विस सिस्टम लेवल का फेलियर है। और इसके बाद में फेल्ड शंट, अगर शंटिंग की प्रॉब्लम हुई तो भी हमारे ये डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो 3 हमने फेलियर मोड निकाले हैं, क्रैक जॉ, फेल्ड सर्वो मोटर और फेल्ड शंट, ये तीनों के तीनों जो है सब सिस्टम लेवल के फेलियर हैं जो कि वेल्ड गन से पर्टेनिंग है। तो दोस्तों ये सब सिस्टम लेवल के जो वेल्ड गन के प्रॉब्लम है, इससे हमको ये प्रॉब्लम या डिफेक्ट मिलती है। अब इसमें सिस्टम लेवल में क्या फेलियर हो सकता है, ये हो सकता है कि वेल्ड गन का प्रॉब्लम जो हो रहा है ये सिस्टम लेवल में वेल्डिंग लाइन का प्रॉब्लम हो। उसमें क्या हो सकता है, या हो सकता है कि रोबोट में ही फेलियर हो, या लॉस ऑफ इनकमिंग वाटर,
कि वाटर सर्कुलेशन जो किया जा रहा है बिल्डिंग के लिए वो सही नहीं हो रहा हो। अगर इनकमिंग वाटर का प्रॉब्लम अगर होगा तो उससे भी ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। या नो सिग्नल टू वेल्ड, वेल्ड में जो सिग्नल मिलना चाहिए सिग्नल मिल नहीं रहा हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने फेलियर मोड निकाला है, रोबोट फेलियर, लॉस ऑफ इनकमिंग वाटर और नो सिग्नल टू वेल्ड, ये सिस्टम लेवल के फेलियर है। और इनके फेलियर के वजह से यानी कि बिल्डिंग लाइन के फेलियर के वजह से सब सिस्टम लेवल के फेलियर हो रहे हैं ये, और इसके फेलियर होने से ये सारे डिफेक्ट निकल के आ रहे हैं कंपाउंड लेवल में। तो दोस्तों यहाँ पर ये समझाने का मतलब है कि टिपिकली हमारी जो एनालिसिस होती है हम कंक्लूड कर लेते हैं कंपाउंड लेवल में और प्री मैच्योर एक्शन लेके हम क्लोज कर लेते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। सही एनालिसिस हमारा कहलाएगा कि हम कंपाउंड लेवल में तो देखें डिफेक्ट को, लेकिन सब सिस्टम लेवल में और सिस्टम लेवल में क्या फेलियर हो रहा है हम इस लेवल तक जाएं, और जब मैं सिस्टम को करेक्ट कर लूंगा, सब सिस्टम लेवल में करेक्ट कर लूंगा, तो मेरा जो कंपाउंड लेवल का जो डिफेक्ट आ रही है ये खत्म हो जाएगी। यानी कि दोस्तों ये हो गया मेरा लेवल 1 का प्रॉब्लम, जो कि टिपिकली हमको सरफेस लेवल में नजर आता है। ये हो गया मेरा लेवल 2 का प्रॉब्लम, जो कि सब सिस्टम या सब सरफेस लेवल का प्रॉब्लम है। और थर्ड जो है ये रूट का प्रॉब्लम है, यानी कि रूट में जो सिस्टम का फेलियर मेरा है, रूट कॉज हम बोल सकते हैं, ये मेरा हो रहा लेवल 3 में। तो अल्टीमेटली हमको इस लेवल के फेलियर मोड को आइडेंटिफाई करके हमको उस पर एक्शन लेकर करेक्ट करना है। जब मैं सिस्टम लेवल में करेक्ट कर लूंगा, यानी कि लेवल 3 में रूट लेवल में अगर मैं करेक्ट कर लूंगा, तो मेरा लेवल 2 का जो प्रॉब्लम है सब सिस्टम में ये भी ठीक हो जाएगा। और लेवल 1 का जो कंपाउंड लेवल में जो सुपरफिशियल प्रॉब्लम होते हैं, डिफेक्ट होती है पार्ट लेवल में, ये भी खत्म। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं मोटिवेशन फॉर स्पेसिफिक एफएमई है, यानी कि जो हम एफएमई करते हैं इसके पीछे के मोटिव क्या है, हमको क्यों करना चाहिए और कैसे चीजें रिलेट करती हैं अलग अलग सिस्टम से। तो दोस्तों हमारा प्रोडक्ट डिजाइन का एफएमई सबसे पहला होता है, यानी कि अगर एफएमई की बात करें तो पहले डिजाइन किया जाता है प्रोडक्ट का, उसके बाद में प्रोसेस का डिजाइन किया जाता है ना। तो जब प्रोडक्ट का डिजाइन किया जाएगा, यानी कि जब प्रोडक्ट के फीचर वगैरह डिसाइड किए जाते हैं, तो डिजाइनर क्या करता है अपने टीम के साथ में, क्रॉस फंक्शन टीम के साथ में डीएफएमई बनाता है, यानी कि डिजाइन फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस करता है। उसके बाद में प्रोडक्ट डिजाइन बनने के बाद में, डीएफएमई बनने के बाद में प्रोसेस डिजाइन किया जाता है, यानी कि मैन्युफैक्चरर जो रहेगा वो ये डिसाइड करेगा कि कौन सा मशीन लगाए, कहां पर मशीन का सेटअप करे, क्या मेथड रहेगा, क्या कंट्रोल प्लान रहेगा, क्या क्या मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या एनवायरमेंट रहेगा, वगैरह वगैरह। ये 6 हमको मैनेज करते हुए प्रोसेस एफएमई किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों प्रोसेस एफएमई से हमारा टूल डिजाइन का मशीनरी एफएमई बनता है, या इंटरनल प्रोसेस का भी एफएमई बनता है। और एफएमई से फर्दर हमारा इंटरनल प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल प्लान भी बनाया जाता है। वैसे खैर हमारा जो एफएमई बनता है, एफएमई से हमारे अलग अलग लेवल के कंट्रोल प्लान बनते हैं। कंट्रोल प्लान मेरे टिपिकली 3 लेवल में बनाए जाते हैं। इनकमिंग लेवल में, यानी कि जब मटेरियल सप्लायर के यहाँ से आपका इनवर्ड हो रहा हो, उस समय पार्ट को चेक करने के लिए भी हम कंट्रोल प्लान बनाते हैं, वो मेरा इनकमिंग कंट्रोल प्लान या रिसीव कंट्रोल प्लान कहलाता है। दूसरा कंट्रोल प्लान जो होता है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान में, आपकी कंपनी जो पार्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या असेंबली कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके दौरान में जो प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल प्लान का इस्तेमाल होता है, वो हो गया इन प्रोसेस कंट्रोल प्लान। और थर्ड जो कंट्रोल प्लान होता है वो आपका फाइनल स्टेज में प्रोडक्ट डिस्पैच होने से पहले, यानी कि प्री डिस्पैच लेवल या प्री डिस्पैच लेवल में जब आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं उस समय के लिए जो कंट्रोल प्लान होता है उसे कहते हैं हम पीडीआई लेवल का या फाइनल इंस्पेक्शन लेवल का कंट्रोल प्लान। 3 लेवल कंट्रोल प्लान हो गए, इनकमिंग, इन प्रोसेस और फाइनल। तो दोस्तों अगर मैं प्रोडक्ट डिजाइन के लेवल में अगर एफएमई बनाता हूं तो इससे मेरे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बनता है, क्योंकि प्रोडक्ट का डिजाइन जब सही रहेगा तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बनेगा, कस्टमर के जो रिक्वायर्ड फीचर्स वगैरह हैं उसको सही तरीके से मिलेंगे, और डीएफएमई अगर सही है तभी तो पीएफएमई भी सही बनेगा। और अगर मेरा प्रोसेस एफएमई अगर सही बना हुआ है तो मेरा प्रोडक्ट की लाइफ अच्छी रहेगी, मेरा लाइफ साइकिल का कॉस्ट अच्छा रहेगा, मेरी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कम रहेगी, मेरे रिजेक्शंस कम होंगे, कस्टमर के यहाँ पर कंप्लेंट कम आएगी, कस्टमर के यहाँ पर रिजेक्शन कम होगा, फील्ड फेलियर कम होगा। ये सारे जो हैं बेनिफिट्स हैं प्रोसेस एफएमई करने के। और दोस्तों प्रोसेस एफएमई करने से हमारा नेक्स्ट लेवल में कस्टमर के प्लांट के लेवल में भी कंट्रोल बनते हैं, यानी कि कस्टमर के यहाँ पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा उसका भी कंट्रोल बनाया जाता है। और उसके बाद में जहां पर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी मशीनरी का एफएमई बनता है,
अगर आपने मशीनरी लेवल का, मशीन लेवल का, टूल लेवल का अगर एफएमए बनाया तो आपका रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट में कमी आएगी। यानी कि आपका एमटीटीआर, मीन टाइम टू रिपेयर, या एमटीबीएफ यानी कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर जो है वो बेटर रहेगा। ब्रेकडाउन आपका कम रहेगा, मशीन का अप टाइम बेटर रहेगा, ओई बेटर रहेगी, यानी कि ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस बेटर रहेगी। तो उससे क्या होता है दोस्तों, जब आपका मशीन का फेलियर कम रहेगा तो आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें कमी आएगी। उसके बाद में दोस्तों हमारा इंटरनल प्रोसेस का हमें बनता है। अगर इंटरनल प्रोसेस का मेरा अच्छा रहेगा तो फर्स्ट टाइम कैपेबिलिटी यानी कि मेरा प्रोसेस जो है सही रहेगा तो इन प्रोसेस में रिजेक्शन कम होगी। फर्स्ट टाइम मेरा मटेरियल सही बनेगा, है ना, और मेरी रिजेक्शंस कम होगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बेटर होगा, मेरी प्रोसेस कैपेबिलिटी भी बेटर रहेगी। आइए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अंडरलाइन मैसेज को समझते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। दो सेंटेंसेस यहाँ पर आप देख रहे हैं और दोनों में काफी इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं, हिडन इनपुट्स, इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। इसको हमने वैसे अंडरलाइन भी किया हुआ है। पहला जो मैसेज है दोस्तों, डोंट करेक्ट ए वीक प्रोडक्ट डिजाइन बाय फोकसिंग ऑन ए सुपर रोबस्ट प्रोसेस। और दूसरा जो है, डोंट करेक्ट ए वीक प्रोसेस डिजाइन बाय फोकसिंग ऑन डिजाइन चेंजेस टू द प्रोडक्ट। यानी कि दोस्तों पहला वाला सेंटेंस जो है ये बोल रहा है आपका अगर प्रोडक्ट डिजाइन वीक हो, यानी कि जो प्रोडक्ट का डिजाइनर जब प्रोडक्ट का डिजाइन करता है उसमें जो फीचर्स देता है, जो डायमेंशन देता है, ओडी, आईडी, रफनेस वगैरह वगैरह, अगर ये डिजाइन सही नहीं है तो आप प्रोसेस डिजाइन को जितना भी फोकस करके रोबस्ट बना लीजिए, सुपर रोबस्ट बना लीजिए, कुछ फायदा नहीं होने वाला है, प्रोडक्ट में फेलियर होंगे ही होंगे। दूसरा जो सेंटेंस है दोस्तों इसका जस्ट उल्टा ही है, यानी कि डोंट करेक्ट ए वीक प्रोसेस डिजाइन बाय फोकसिंग ऑन डिजाइन चेंजेस टू द प्रोडक्ट। यानी कि दोस्तों उसी तरीके से अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो डिजाइन अगर खराब है तो आप प्रोडक्ट का डिजाइन में जितना फोकस कर लीजिए, डिजाइन को अच्छा कर लीजिए, उससे फायदा नहीं होने वाला है। यानी कि दोस्तों यहां पर हम ये समझ रहे हैं कि प्रोडक्ट डिजाइन और प्रोसेस डिजाइन एक दूसरे को कंपनसेट नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट डिजाइन में प्रॉब्लम है तो प्रोडक्ट डिजाइन को करेक्ट कीजिए, प्रोसेस डिजाइन करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। उसी तरीके से प्रोसेस डिजाइन में अगर प्रॉब्लम है, प्रोसेस डिजाइन में प्रॉब्लम मतलब अगर मशीन का सिलेक्शन खराब है, अगर का मेथड डिजाइन खराब है, प्रोसेस में कंट्रोल खराब है, तो प्रोडक्ट के डिजाइन को चेंज करने से, ड्राइंग में चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रिजेक्शन बनी ही रहेगी, है ना। तो जहां पर जो प्रॉब्लम है उसको वहीं पर करेक्ट करना है, उसको वहीं पर खत्म करना है, तब जाकर आपकी प्रोडक्टिविटी भी सही निकलेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी सही निकलेगी, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी सही बनेगा। कैसे एड्रेस किया गया है, तो दोस्तों यहां पर आप जो देख रहे हैं इस साइड में, ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट जो है हमारे पुराने वाले वर्जन यानी कि जो रिवीजन नंबर 4 थे उसके हिसाब से सारे रिक्वायरमेंट दिए गए हैं। हम पहले इन सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल किया करते थे, जिसमें कि था टीम फॉर्मेशन। पहले हम टीम फॉर्मेशन करते थे, क्रॉस फंक्शन टीम बनाते थे एफएमए प्रोजेक्ट को करने के लिए, स्कोप वगैरह डिफाइन करते थे। और उसके बाद में हमारा जो फॉर्मेट था, फॉर्मेट में हमारा जो स्टेप शुरू होता था, पहले हम लोग प्रोसेस फ्लो डायग्राम यानी कि पीएफडी बनाते थे, है ना। पीएफडी से क्या होता है, हमारे प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं, ऑपरेशन नंबर कितना, 10, 20, 30, 40 कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, सारे ऑपरेशन के स्टेप्स वगैरह हमको क्लैरिटी मिल जाती थी। और पीएफडी बनाना एक प्री रिक्विजिट के तौर पर भी जाना जाता है, जो कि अभी भी रिक्वायरमेंट है। यानी कि एफएमए बनाने से पहले आपको पीएफडी, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, जिस प्रोसेस का, जिस प्रोडक्ट के आप एफएमए बनाना चाह रहे हैं उसका पीएफडी बनाना पहले जरूरत है। और उसके बाद में पीएफडी का बन गया प्रोसेस फंक्शंस और रिक्वायरमेंट की, हर एक प्रोसेस स्टेप्स के क्या क्या फंक्शंस है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, हम इसको आइडेंटिफाई करते थे, जो फॉर्मेट था उसमें कैप्चर करते थे। और उसके बाद में हम पोटेंशियल फेलियर मोड आइडेंटिफाई करते थे, पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ फेलियर, यानी कि हर एक प्रोसेस स्टेप से क्या क्या फेलियर हो सकते हैं वो फेलियर मोड आइडेंटिफाई करते थे। और उसके बाद में उस फेलियर मोड का इफेक्ट, अगर फेलियर हो गया तो क्या उसका इफेक्ट होगा, है ना, उस इफेक्ट को आइडेंटिफाई करते थे। और ये अगर होता है तो उसे क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेस होंगे, उन कॉजेस को, पोटेंशियल कॉजेस को हम आइडेंटिफाई करते थे, है ना। और उसके बाद में हमारी रेटिंग वगैरह होती थी, जिसमें कि 3 रेटिंग होती थी, सेवियरिटी की रेटिंग, उसके बाद अकरेंस की रेटिंग और डिटेक्शन की रेटिंग, है ना। तो सेवियरिटी रेटिंग, अकरेंस रेटिंग और डिटेक्शन रेटिंग हम करते थे। और उसके बाद में हमारे कंट्रोल को हम आइडेंटिफाई करते थे, इसमें कि प्रिवेंशन कंट्रोल और डिटेक्शन कंट्रोल भी होता था, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर सेवियरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन को मल्टीप्लाई करके हम
RPN नंबर जो कि था रिस्क प्रायोरिटी नंबर, हम रिस्क प्रायोरिटी नंबर को आइडेंटिफाई करते थे और फिर रिस्क प्रायोरिटी नंबर के हिसाब से कुछ क्राइटेरिया हम डिसाइड करते थे कहां पर एक्शन लेना है, कितना आरपीएन होने से हमको एक्शन लेना है और कितना आरपीएन आने से जो सेफ है हम उसको एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि हम एक थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड करते थे। कुछ कंपनियां 100 का लेती थी, कुछ 150 लेती थी, 120 लेती थी, है ना। इतना से अगर ऊपर गया तो फिर हम एक्शन लेंगे और अगर इतना से ऊपर नहीं गया तो एक्शन नहीं लेंगे। इसके अलावा कुछ और भी क्राइटेरिया होती थी, जैसे कि इररेस्पेक्टिव ऑफ आरपीएन नंबर, अगर हमारा सिविरिटी का नंबर अगर 9 और 10 हो गया तो हमको एक्शन लेना ही लेना, वगैरह वगैरह, है ना। ये मैं आपको ब्रॉड लेवल में बता रहा हूँ। तो इस तरह से हम क्राइटेरिया वगैरह डिसाइड किया करते थे और जो क्राइटेरिया हमारा फुलफिल करता था कि एक्शन लेना है, रिस्क हाई हो रहा है, तो रिकमेंडेड एक्शन यानी कि रिकमेंडेड इंप्रूवमेंट हम एक्शन प्लान बनाते थे और उसके बाद फिर हम एक्शन के रिजल्ट को चेक किया करते थे, है ना। तो ये सारे जो रिक्वायरमेंट थी हमारी वर्जन 4 की सारे रिक्वायरमेंट है। अब ये जो वर्जन 4 के रिक्वायरमेंट्स हैं इसको नए वाले गाइडलाइन में कैसे कवर किया गया है, स्टेप बाय स्टेप इसको जरा देखते हैं दोस्तों, है ना। तो पहला वाला जो ब्लॉक है यहाँ पर हमने देखा है टीम का फॉर्मेशन करना और स्कोपिंग करना प्रोजेक्ट का। ये जो हम पहले किया करते थे इसको अब नए वाले गाइडलाइन में, जिसमें कि 7 स्टेप है ना, 7 स्टेप अप्रोच है। तो हमारा जो स्टेप 1 है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, ये बेसिकली इन एलिमेंट्स को कवर करता है ना। तो हमारा जो फॉर्मेट का जो हेडर है उसमें हमारा टीम फॉर्मेशन, टीम भी आ जाता है, प्रोजेक्ट के स्कोप के बारे में भी आता है। हालांकि उसके अलावा भी कुछ और रिक्वायरमेंट भी हम कवर करते हैं। यानी कि हम नए वाले गाइडलाइन की अगर बात करें जो वीडीए और एआईजी ने मिलकर बनाया हुआ वर्जन 1, उसमें इन सारे एलिमेंट्स के अलावा कुछ और भी नए एलिमेंट्स को कवर किया गया है। इसके बाद में दोस्तों अगर पीएफडी की बात करते हैं तो प्रोसेस फ्लो डायग्राम जो है अब ये स्ट्रक्चर एनालिसिस का हिस्सा है। हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर एनालिसिस जो नए वाले गाइडलाइन में अभी ये स्टेप 2 का हिस्सा है। और इसके बाद में प्रोसेस फंक्शन रिक्वायरमेंट जो है इसको अब फंक्शनल एनालिसिस का हिस्सा बनाया गया है, जो कि हमारा 3rd स्टेप हो गया नए वाले गाइडलाइन में। और जो पोटेंशियल फेलियर मोड को आइडेंटिफाई करना, इफेक्ट्स ऑफ फेलियर और कॉजेस ऑफ फेलियर, इसको जो पुराने वाले वर्जन में हम आइडेंटिफाई किया करते थे अब इसको फेलियर एनालिसिस का हिस्सा बनाया गया, जो कि हमारा स्टेप 4 होता है ना। स्टेप 1 हमारा हो गया प्लानिंग प्रिपरेशन, फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद हम फंक्शनल एनालिसिस बनाते हैं और फेलियर एनालिसिस करते हैं स्टेप 4 में। तो फेलियर एनालिसिस जो कि हमारा स्टेप 4 का हिस्सा है, ये सारे पुराने रिक्वायरमेंट जो है फेलियर मोड को आइडेंटिफाई करना, इफेक्ट्स ऑफ फेलियर को आइडेंटिफाई करना और उससे रिलेवेंट कॉजेस को आइडेंटिफाई करना, ये सारे हमारे नए रिक्वायरमेंट में स्टेप 4 में चले गए हैं, है ना। अब इन सारे रिक्वायरमेंट को बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से अलग अलग स्टेप में बांट दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा सिविरिटी और अकरेंस डिटेक्शन का रेटिंग करना और इसके बाद में प्रिवेंशन और डिटेक्शन के कंट्रोल को आइडेंटिफाई करना और आरपीएन नंबर को आइडेंटिफाई करना। तो ये सारे जो चीजें हैं ये जो है अब रिस्क एनालिसिस का हिस्सा है, ठीक है ना। तो रिस्क एनालिसिस पहले भी था, हम रिस्क निकालते थे, है ना, अभी भी है, लेकिन इसको फॉर्मली एक स्टेप में कवर कर लिया गया है जो कि हमारा है स्टेप 5। और इसके बाद में दोस्तों हमारा जो 6th स्टेप है ऑप्टिमाइजेशन नए वाले वर्जन में, तो रेकमेंडेड एक्शन जो था, रेकमेंडेड इंप्रूवमेंट जो थी और एक्शन का रिजल्ट जो है अब इसको 6th स्टेप में कर लिया गया है ना। इस तरह से 6 स्टेप्स यहाँ कवर किए गए हैं और इसके बाद में 7वां स्टेप्स और जो है रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन का है, वो भी है नए वाले वर्जन। दोस्तों इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पुराने वाले रिक्वायरमेंट्स को कैसे नए वाले रिक्वायरमेंट्स में इंटीग्रेट किया है स्टेप बाय स्टेप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम समझते हैं कि जो एफएमए के जो स्टेप्स हैं, तो एफएमए के स्टेप्स को कैसे अलग अलग एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और क्या मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किया गया है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी अलग अलग एनालिसिस की, उसको कैसे अलग अलग स्टेप में बांटा गया है। तो हमने दोस्तों देखा था कि हमारा जो स्टेप 1 है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन है, जो कि हमारा हेडर का हिस्सा है। उसके बाद से हमारे मेन स्टेप शुरू होते हैं, यानी कि हम ब्रॉड लेवल में अगर बात करें तो हमारा जो मेन स्टेप्स हैं स्टेप 2 से लेके स्टेप 6 तक मेन स्टेप्स हैं, है ना। स्टेप 1 जो है वो है हमारा प्लानिंग एंड प्रिपरेशन और उसके बाद में स्टेप 7 जो है रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन। तो हमारे मेन जो स्टेप्स होते हैं जिस पर हम काम करते हैं टिपिकली हमारे फॉर्मेट के हिसाब से, वो स्टेप 2 और स्टेप 6 तक है ना। 2, 3, 4, 5, 6, हालांकि जो बाकी के स्टेप्स हैं यानी कि 1 और 7 भी है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फॉर्मेट में जो कवर किया गया जो क्रिटिकल स्टेप्स अगर हम बात करें तो स्टेप 2, 3, 4, 5 और 6 है। तो इसमें किस तरह से क्या गया मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया इसको भी समझना हमारे लिए जरूरी है। तो स्टेप 2 जो दोस्तों ये है स्ट्रक्चर एनालिसिस, यानी कि व्हाट इज द स्कोप एंड स्ट्रक्चर। हमारे जो प्रोजेक्ट है जिस पर हम काम कर रहे हैं,
जो कोई भी लाइन हो गया या प्रोडक्ट हो गया या असेंबली हो गया, है ना, जिसका हम कर रहे हैं वो क्या है, वो हमारा कवर होता है और हम बताते हैं उसको स्ट्रक्चर एनालिसिस में, जिसमें कि बेसिकली 3 कॉलम है मेनली। प्रोसेस आइटम यानी कि प्रोडक्ट का नाम, प्रोसेस स्टेप्स, इस प्रोडक्ट का जिसका हम एफएम बना रहे हैं, इस लाइन का, उसका स्टेप्स क्या हो जाएगा, वो स्टेप्स यहाँ पर आ जाएंगी। ऑपरेशन नंबर 10, 20, 30, 40 टिपिकली हम मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन नंबर या नाम के हिसाब से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे जो स्टेप्स यहाँ पर आ जाएंगी और उन स्टेप्स से रिलेवेंट जो वर्क एलिमेंट है यानी कि 4M में क्या हो जाएगा, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड वगैरह हो जाएगा, है ना। वो सारे जो वर्क एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगी, तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चर एनालिसिस, जो कि स्टेप 2 हो जाएगा। व्हाट आर द फंक्शंस एंड रिक्वायरमेंट, जो है फंक्शनल्स और उसके रिक्वायरमेंट जो है वो सारे हमारे फंक्शनल एनालिसिस में आ जाएंगे, यानी कि इन स्ट्रक्चर्स के 1, 2, 3 प्रोडक्ट का, प्रोसेस स्टेप्स का और वर्क एलिमेंट, इनके फंक्शन जो हैं वो कवर होते हैं हमारे स्टेप 3 में, है ना। हाउ बैड इट इज, यानी कि जो प्रोसेस है अगर प्रॉब्लम होता है तो क्या फेलियर होगा, क्या इफेक्ट आएगा, वो जो है कवर होता है हमारा फेलियर एनालिसिस में कवर होता है। हाउ डज दिस इम्पैक्ट द कस्टमर, अगर फेलियर होता है तो कस्टमर कैसे इम्पैक्ट करता है, ये हमारा कवर होता है, इसमें आता है, कवर होता है। व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या गड़बड़ हो सकता है, ये हमारा फेलियर मोड में कवर होता है, ठीक है ना। और इसके बाद में हाउ ऑफन डज दिस अकर, जो कि हमारा अकरेंस में कवर होता है, कि फ्रीक्वेंसी क्या है फेलियर होने की, कितना बार बार फेलियर हो रहा है अभी करंट प्रोसेस में, सिमिलर प्रोसेस में, वो हमारा कवर होता है अकरेंस में। हाउ कैन दिस बी प्रिवेंटेड, इसको कैसे हम रोक सकते हैं, उसके लिए मेरा करंट प्रिवेंशन कंट्रोल क्या है, और उसके बाद में व्हाट इज द रिस्क, रिस्क क्या है, वो हमारा निकल कर आता है एक्शन प्रायोरिटी नंबर में। एपी नंबर जो है वो बताता है बेसिकली सिवियरिटी, अकरेंस, डिटेक्शन को, तीनों को देखने के बाद में हमारा रिस्क क्या है, हाई है, मीडियम है और लो है ना। आरपीएन नंबर को हटा दिया गया है, अब उसके जगह में 3 लेवल के रिस्क आइडेंटिफाई किए गए हैं, हाई, मीडियम एंड लो। उसका दोस्तों व्हाट आर द कॉजेस, हम कॉजेस को भी आइडेंटिफाई करते हैं और वो जो कॉजेस है हम कवर करते हैं फेलियर एनालिसिस में, जो कि हमारा यहाँ पर कवर होता है, फेलियर के कॉजेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। हाउ कैन दिस बी डिटेक्टेड, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्शन करने का जो हमारा मैकेनिज्म है करंट प्रिवेंशन, हाउ कैन दिस बी डिटेक्टेड, सो डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो ये मेरे करंट डिटेक्शन मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पर कवर होता है रिस्क एनालिसिस में, ठीक है ना। एंड हाउ कैन दिस बी इम्प्रूव, कैसे इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फाइनली ये भी हमारा कवर होता है ऑप्टिमाइजेशन फेज में, जो भी प्रॉब्लम निकल के आया है हम उसमें एक्शन प्लान करते हैं, प्रिवेंशन का, डिटेक्शन का, है ना, और उसके हिसाब से हम दोबारा रिव्यू करते हैं कि मेरा अकरेंस में, सिवियरिटी में, डिटेक्शन में कुछ कमी आई। तो इस तरह से दोस्तों एफएमए का मेथोडोलॉजी है जो काम